90 का दशक था। पूर्वांचल में गैंगवार जोरों पे था। उसी वक्त एक शख्स 1 लाख रुपए के निवेश से एक कंपनी की शुरुआत करता है और आज वो कंपनी 2000 करोड़ की बन चुकी है। लेकिन वही कंपनी इन दिनों सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं गैलेंट ग्रुप की और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन चंद्र प्रकाश अग्रवाल साहब मौजूद हैं। सर, पुरानी कुछ यादों को हम टटोलेंगे। साल 1984 का था, दशक 90 का दशक हम कह सकते हैं। पूर्वांचल में गैंगवार जोरों पे था और उस वक्त आपने 1 लाख रुपए से कंपनी की शुरुआत की। आज 2000 करोड़ के आप मालिक हैं। ये जो शुरुआत थी वो कैसा रहा, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शुरू से हमारे यहाँ बैकग्राउंड जो फैमिली का था वो ट्रेडिंग बिजनेस का था, फूड ग्रेन का। और हमको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था और हमारे संसाधन भी सीमित थे। तो किसी तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको 1 लाख रुपए स्पेयर किया और उसके इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटा सा तेल मिल हम लोगों ने लगाया। कुछ बैंक का लोन वगैरह भी इसमें हुआ और वहाँ से कार्य करते करते फ्लोर मिल, मिनी स्टील प्लांट्स और फिर गुजरात में यहाँ वहाँ सब लग करके जो चीज़ें हैं सामने हैं। आपने एक शब्द यूज किया कि इसके आप मालिक हैं। मैं आज की परिस्थिति में ये जो अंडरटेकिंग है ये अब मालिक और स्टाफ के बीच की नहीं रह गई है। एक तरह से यह सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में आ चुका है। गैलेंट ग्रुप के माध्यम से आज 3000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, उतने ही लगभग 3000 लोग इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। अगर हम 6000 लोगों के नियोजन की बात करें तो उसके माध्यम से लगभग 25,000 लोगों के भरण पोषण का गैलेंट साधन बना है। शुरुआती दौर में मेरे साथ एक कर्मचारी था, तो अगर एक कर्मचारी से 6000 कर्मचारी तक की यात्रा हुई है तो उसके पीछे जो मनोभाव मेरे थे कि गोरखपुर एक अविकसित पूर्वांचल का क्षेत्र था जिसके बारे में आप कहीं भी जाएं तो आपके जाने से पहले आपकी कुख्याति वहाँ पहले से मौजूद होती थी। तो बार बार ये विचार आता था कि गोरखपुर में अगर कोई विकास होना है या इसका परसेप्शन चेंज होना है तो यहाँ पर टाटा, बिरला और बड़े बड़े उद्योगपतियों की कोई रुचि गोरखपुर के लिए होगी, ये संभव नहीं दिखाई देता है। तो यदि थोड़ा बहुत कुछ प्रयास करना है तो यहीं के लोगों को करना है। तो उस भावना के साथ हमने कहा नहीं, यहाँ जो भी परिस्थितियाँ हैं हम परिस्थितियों को बदलेंगे और यहाँ जो ये लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज हैं या गन पॉइंट पे ये सब बातें सब हैं, ये जो कुख्याति है उसका मुख्य कारण भी बेरोजगारी है। तो अगर हम उसके मूल कारण के निवारण में लग जाएंगे तो हो सकता है आने वाले दशकों में गोरखपुर की पहचान भी एक अच्छे शहर और अच्छे लोगों की हो सके। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आज गोरखपुर को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में देखा जा रहा है। 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज़, तमाम तरह के विकास कार्य, तमाम तरह की सुविधाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ विकसित हो रही हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है हम लोगों ने कल्पना की थी लेकिन उससे भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आज जो चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं इसमें ज़रूर हमारी भावनाएं और प्रयास उसमें सम्मिलित हैं, जिसका ये परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। इसका हमें सुखद संतोष भी है और गर्व भी है। जिस वक्त जिस दौर में आपने बिजनेस शुरू किया, हमें बखूबी मालूम है कि वो दौर ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश के लिए और गोरखपुर पूर्वांचल के लिए ठीक नहीं था। उस वक्त जहन में चूँकि आप कभी आया, क्योंकि हमने महसूस किया है कि उद्योगपति शब्द अगर पूर्वांचल में अगर सबसे पहले अगर किसी के नाम के अगर पीछे लगता है तो आपके लगता है। उस वक्त खौफ था जहन में कि आप इतनी बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर क्या होगा? देखिए, शुरुआती दौर में तो ये कल्पना भी नहीं थी कि ये शुरुआत इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। यात्रा थी ठीक है, उद्योग एक लगा रहे हैं, जितना संभव होगा आगे बढ़ेंगे। और खौफ से तो दो चार बार मैं रूबरू भी हुआ हूँ। तमाम तरह की धमकियों से उन परिस्थितियों में गन पॉइंट्स पे भी मैंने डील किया है। लोगों ने मुझे डराने धमकाने हर स्तर की कोशिश की है। लेकिन शुरू से चूँकि हम हिंदू हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो मैं सदैव ईश्वरवादी रहा और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो भी परिणाम है वो ईश्वर ने पहले से सुनिश्चित कर रखा है। और उस दौर में मैंने यह भी देखा कि
लोगों को 16-16 गोलियां लगी और लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6-6 महीना इलाज करा के ठीक हो गए। और ऐसे लोगों को भी देखा जो बाथरूम में फिसल करके जिनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे मन में ये पक्का दृढ़ विश्वास बना हुआ था शुरू से कि मौत का समय, कारण, स्थान सब सुनिश्चित है। यदि ये सामने वाला मुझे गोली मार भी दे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मर ही जाऊं, और वह न भी मारे तो भी मुझे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जीवन मिल जाए। तो ये सब ईश्वराधीन है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमने अपने व्यवहार से ज़रूर कोशिश की कि किसी को कष्ट न पहुँचे, लेकिन ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे जीवन काल में मैंने किसी भी दबाव को कभी भी महसूस नहीं किया। अपने मर्जी से ज़िंदगी जी और अपने मर्जी से ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये कंपनी जो 1 लाख से शुरू होती है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा का इस वक्त आपका टर्नओवर है, लेकिन सुर्खियों में हैं इन दिनों आप। इनकम टैक्स की कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इस कार्रवाई के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है, जहां उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, उनके मन में एक स्वाभाविक सी एक संदेह की स्थिति पैदा होती है कि ये जो ग्रोथ की स्पीड है, इसमें टैक्स चोरी का भी एंगल है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हर ऐसे ग्रो करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ ये लोग रेट करते रहते हैं। तो इसमें कोई भी जो है वो ऐसी बात नहीं है जिसको कि अननेचुरल हम कहें। तो उनका काम है जांच करना और हमारा काम है उनके जांच में सहयोग देना। तो जो भी वो हमसे चाहते थे, जितना प्रश्न चाहते थे करना, जो कुछ देखना समझना चाहते थे, वो सब उन्होंने सर्च के दौरान देखा। हमने उनको यथासंभव सहयोग दिया है। आगे भी वो जांच की कार्रवाई को जब भी बढ़ाएंगे, हमसे जो भी उत्तर मांगेंगे हम उनको प्रस्तुत करेंगे। यदि कहीं उनके हिसाब से पिछले दिनों में कोई कर देता बाकी रह गई है, उसकी भी अगर वो कोई डिमांड करते हैं और हमें लगेगा कि ये जस्टिफाइड डिमांड है, तो हम टैक्स भी जमा करेंगे। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके देखे जाने की आवश्यकता थी। बिल्कुल। कुछ सवाल हमारे पास हैं और ये जो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जनता जानना चाहती है, बुनियादी सवाल हैं जो फैलाए गए या यूं कहें कि बताए गए। पहला सवाल मेरा यह है कि 6 करोड़ की आपके घर से नकदी मिली। नहीं, ये टोटली बेसलेस है। इस कैसा 6 करोड़ रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कुल 26 लाख रुपए आयकर विभाग ने सीज किया है, सारे प्रतिष्ठानों को और निदेशकों को, कर्मचारियों के घरों को मिला करके, और वह भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा है। वो उनको हम प्रमाण देंगे और हमें आशा है कि वो सब वापस हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपके घर से 4 करोड़ की जो ज्वेलरी है वो बरामद हुई, ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक बरामदगी की बात है, ज्वेलरी हमारे यहाँ 4 करोड़ से बहुत ज़्यादा की बरामद हुई है, लेकिन उन सब का हमने उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट था। 1 ग्राम भी कोई भी ज्वेलरी उन्होंने जब्त नहीं की है। सबको नियमानुसार पाया है और मौके पे ही उसको रिलीज कर दिया है। छापे में 10 लॉकर बरामद हुए हैं। बड़ी बात कही जा रही है कि 10 लॉकर आपके हाथ से छापे के दरमियान बरामद हुए हैं। देखिए, हम लोगों के 3 भाइयों की फैमिली है, तमाम बहुएं हैं, तो सभी महिलाओं के अपने अपने लॉकर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लॉकर परिवार में होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो लॉकर हमारे रिकॉर्ड्स पर हैं कि नहीं है, या उसमें कोई ऐसा सामान रखा गया है जो कि डिस्क्लोज नहीं है। सारे लॉकर का सत्यापन हो गया। सारे लॉकर जो जांच के दौरान खोल लिए गए, उनमें जो भी ज्वेलरी वगैरह मिली है उनका सत्यापन भी हो गया है, और किसी प्रकार का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई है। सारी चीज़ें नियमानुसार पाई गई हैं। 250 बेनामी जो संपत्तियां हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है कि 250 बेनामी संपत्तियां आपने इकट्ठा की हैं। नहीं, ऐसा ये भी आरोप टोटली निराधार है। 250 बेनामी संपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संपत्तियां हमारे कंपनी की हैं, निदेशकों की व्यक्तिगत भी हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट सब ऑफिस से उनको मिले हैं। उसको उन्होंने वेरीफाई भी कर लिया है और किसी प्रकार की कोई भी उसमें निषेधात्मक कार्रवाई, जब्ती की कार्रवाई नहीं की है। ये कोरी अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जब इनकम टैक्स की टीम आई तो वो टीम बयान दर्ज करना चाहती थी जिसपे गैलेंट समूह के चेयरमैन यानी कि चंद्रप्रकाश अग्रवाल, आप खुद और आपके बेटे मयंक अग्रवाल, लेकिन आप लोग बसते रहे और आपने कोई बयान दर्ज नहीं कराया।
नहीं, ये कहना गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 4 दिनों तक लगातार उन लोगों ने बयान दर्ज किए हैं, लगभग 100 प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है और इतने ही प्रश्नों का उत्तर मयंक ने भी दिया है। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी मेमोरी में नहीं हैं, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हैं, तो उसमें यही कहा जा सकता है कि हम अपने रिकॉर्ड्स देख करके आपको सब सबमिट कर देंगे। अब वो पूछें कि साहब 15-16 में आपने इस बिज़नेस टर्नओवर में ये क्या किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई भी आदमी तुरंत दिमाग में उसको याद है कि साहब एक्स से हमने ये टर्नओवर किया, वाई से वो टर्नओवर किया। उसका सिंपल जवाब यही होता है कि हाँ, हम अभिलेख के साथ आपको इसका प्रस्तुत करेंगे जवाब उस समय देने पर। इसके ऐसा ये बिल्कुल निराधार है सारा आरोप। जांचकर्ता जो टीम थी वो हम लोगों से पूरा संतुष्ट होके गई है और उनका भी व्यवहार हमारे साथ सम्मानजनक रहा है और हम लोगों ने भी उनके साथ पूरा सहयोग किया है। विभाग की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये भी टोटल निराधार खबरें फैलाई गई हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने विभाग नहीं होंगे उससे ज़्यादा आईएएस अफसरों की निवेश की बात आ रही है कि तमाम जो नौकरशाही के अफसर हैं उन्होंने आपके यहाँ निवेश किया है, बड़ी संख्या में निवेश किया है। अ, ये सुनकर थोड़ा सा हंसी आती है कि इस तरह के भी सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस फील्ड में 40 साल से कार्यरत हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर में बहुत से अधिकारी नियुक्त होते हैं, बाद में प्रमोट होते होते लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए। तो यदि ज़िले में 10 अधिकारी आते हैं तो आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, कुछ लोगों से आपके निजी संबंध हो जाते हैं जो अकारण भी आपके चलते रहते हैं। इसी तरह के कुछ अधिकारियों के नंबर वगैरह मेरे टेलीफोन में हैं जिनसे होली दिवाली मेरा संपर्क बना रहता है। ये आज लखनऊ में है तो कभी जाने आने पे हम लोग मिल लेते हैं। तो उसको देख करके यदि किसी से मैं संपर्क में हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है कि वो हमारा निवेशक है और ऐसा कोई प्रमाण जो है इनको नहीं मिला है ड्यूरिंग सर्च कि किसी भी अधिकारी का या किसी भी नेता का 1 रुपया भी हमारी कंपनी में कहीं इन्वेस्टेड है। लेकिन जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि बड़ी संख्या में जो आईएएस अफसर हैं वो निवेश किए हुए हैं, इन खबरों पे क्या कहेंगे? देखिए, खबरें तो मैंने आज भी अखबार में पढ़ी है कि 50 आईएएस अधिकारियों के यहाँ छापा चल रहा है। अब वो 50 अधिकारी गोरखपुर हैं, लखनऊ हैं, दिल्ली हैं, बम्बई हैं या विदेश में बैठे हैं, किनके यहाँ जांच हो रही है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार तो एक भी आईएएस अधिकारी के यहाँ जांच नहीं चल रही है। तो ऐसी जो खबरें हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? हम ये दावा कर सकते हैं कि गैलेंट समूह अपने विकास यात्रा को यहाँ तक अपने व्यापारिक स्रोतों से पहुँचा पाया है। हाँ, हमारे 20,000 शेयर धारक हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके धन्यवाद भी उनको करना चाहेंगे। लेकिन ये टोटल बेसलेस है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। किसी भी नौकरशाह का या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का 1 रुपया भी गैलेंट समूह के किसी कंपनी, किसी उद्योग, किसी क्षेत्र में नहीं लगा। पहले इनकम टैक्स की बात कही गई और अब ये खबर आ रही है कि जीएसटी और ईडी की भी कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ चल रही है। मैंने भी अखबार में ये केवल खबर पढ़ी है, लेकिन वास्तव में ये पूरी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। इसमें ईडी और जीएसटी विभाग का कोई सम्मिलित नहीं था। ये दोनों विभाग उसमें जांच के दौरान नहीं आए। एक बड़ी बात कही जा रही है कि तकरीबन 1,000 करोड़ की जो कर चोरी है, यानी कि वो आपकी कंपनी गैलेंट समूह ने की है। देखिए, 40 साल की यात्रा में अब तक गैलेंट समूह कुल 2,000 करोड़ रुपए का निवेश ही कर पाया है और 1,000 करोड़ की चोरी का आरोप लगा दिया गया है। कहाँ से ये कैलकुलेशन और फिगर आए हैं मुझे नहीं मालूम है। अभी तक 1 रुपए की भी सरकार ने कोई डिमांड हमसे नहीं की है। जांच दल ने भी हमसे कोई ऐसी बात नहीं की है कि आपने इतने रुपए की चोरी की है या आप टैक्स इसका जमा करें ऑन स्पॉट। इस तरह का भी उन्होंने कोई हमारे ऊपर कोई बातचीत हमसे नहीं की है। हमने उनको अपनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं जांच के लिए। 2020 और 21 तक के जो बही खाते हैं उनके बारे में आयकर विभाग का कर निर्धारण आदेश हो चुका है। विभाग का कुछ संदेह ऐसा है कि 7-8 साल 5 साल पहले कुछ कंपनियों के निवेश गैलेंट में आए थे जिनके बारे में उनको पुनः जांच करने की आवश्यकता है। जो पहले उन्होंने जांच की और असेसमेंट किया उसमें कोई कमी रह गई, ऐसा उनका मानना है।
तो यदि ये विभाग दोबारा जांच करना चाहता है तो दोबारा हम उनको सारे कागजात प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद भी विभाग को लगेगा कि नहीं, जो पहले कर निर्धारण आदेश पारित हुए हैं उसमें कोई कमी रह गई है, इनसे इतना टैक्स और लिया जाना चाहिए। हम अगर टैक्स का दायित्व नियमानुसार बनता है तो हम जमा करेंगे। हमें लगेगा कि उनका कर निर्धारण आदेश सही नहीं है या दोबारा जो जांच कर रहे हैं वो गलत है, तो हम उसको ऊपर के अपीलीय न्यायालयों में चुनौती देंगे। यदि कोई दायित्व हमारा बनता है तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि हम जमा करेंगे अगर हमारा दायित्व बनता है। ये भी कहा जा रहा है कि चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी और गैलेंट समूह सियासी शिकार हो रहा है, राजनीतिक कहीं ना कहीं की जा रही है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं नहीं, ये टोटली गलत है। मुझे नहीं लगता इसका राजनीति से कोई लेना देना है। विभाग को भी कोई मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये उनका अपना कार्य है जांच करते रहना। इसमें राजनीति का एंगल देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और एक टैक्स असेसी होने के नाते विभाग का सम्मान करना, विभाग को सहयोग करना, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। एक थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों से हट के सवाल मेरा है। हमने महसूस किया है आपके तकलीफ़ों को, दर्द को। कोविड काल था, कोरोना काल में आपने जिस तरीके से अपने जान की परवाह न करते हुए आपके तमाम जो एम्प्लॉयज़ थे सड़कों पे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, वो खबरें हेडलाइंस नहीं बनती हैं और ये तमाम खबरें हेडलाइंस बनती हैं। तकलीफ़ होता है इस बात का? नहीं नहीं, देखिए तकलीफ़ सिर्फ ये है कि अगर थोड़ा इसको सेंसलाइजेशन खबरों को न करके अगर तथ्यों पर आधारित खबरें प्रकाशित हों तो ज़्यादा अच्छा है। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं, उनका अपना व्यवसाय है या जो भी कह लीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी जैसे चाहें उस ढंग से निभाएं। हमने भी अखबारों में पढ़ा, मुझे लगा कि मुझे वास्तविक तथ्यों से लोगों को अवगत कराना चाहिए। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं मीडिया बंधुओं से कहा है कि जिस प्रमुखता से आपने इसको बढ़ा चढ़ा के तिल का ताड़ बनाया है, तो अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ताड़ को वापस तिल बनाइए। तो ठीक है, आज अखबारों ने उसको प्रॉपर कवरेज भी दिया है और इसमें कोई ऐसा एंगल था नहीं, ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, अखबारों की अपनी सोच है, जैसा जिसको ठीक लगा उसने किया है। मुझे फिर भी किसी से कोई व्यक्तिगत रूप से शिकायत नहीं है। आखिरी सवाल, एक आपके बारे में कहा जाता है कि आपको तमाम और प्रदेशों में मौका मिलता, देश ही नहीं दुनिया में आप अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते तो कर लेते, लेकिन मातृभूमि की सेवा, जिस धरती पे आपने पैदा हुआ वहाँ पे आपने बिजनेस शुरू किया और यहीं पे आप चाहते हैं कि ये बिजनेस और फले फूले, लोगों को रोज़गार मिले। ये मानते हैं कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है और यही वजह है कि आप कहीं और इन्वेस्ट ना करके अपने गोरखपुर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर के हमारे बहुत से साथी उद्यमी उत्तराखंड, अन्य प्रदेशों में गए हैं, जो हमारे साथ बचपन से बड़े हुए। ऐसे बहुत सारे लोग गोरखपुर छोड़ के गए। लेकिन मेरा अपना मानना था कि मेरी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं इतनी नहीं हैं कि ज़्यादा लाभ के लिए हम अपना घर छोड़ दें। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग ही यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हम किसके भरोसे इस गोरखपुर के विकास का सपना देख पाएंगे। तो ये मेरा एक मेंटल अटैचमेंट शुरू से ही रहा है। और ये सही है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अवसर आए कि हम अगर दूसरे प्रदेशों में या देश के बाहर भी काम करना चाहते तो हम ज़्यादा लाभ कमा सकते थे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि उस लाभ की तुलना में अगर यहाँ 2-4 हज़ार आदमी का हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें तो वो एक ज़्यादा संतोषजनक बात होगी। क्योंकि आप पैसा भी कमाते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कमाते हैं, क्योंकि ज़रूरतें तो आपकी 1-2 लाख रुपए की है महीने की। करोड़ों में जब आप कमाने लगते हैं तो उससे केवल मानसिक संतोष ही मिलता है, उसकी आपकी जीवन शैली में उसका कोई प्रभाव दबाव नहीं बनता है। तो मानसिक संतोष यदि मुझे इसमें यह है कि 2-4-5 हज़ार आदमी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके तो मैं वही काम कर रहा हूँ। जिनको पैसों में ज़्यादा अट्रैक्शन था वो गए दूसरी जगह, उन्होंने ज़्यादा कमाया कम कमाए, उनका भाग्य प्रारब्ध है। लेकिन मेरी तो एडमेंसी शुरू से थी, इसीलिए इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने यहीं अपने आप को बनाए रखा और इसका ये परिणाम हुआ कि कुछ और लोगों को हौसला मिला। आज गोरखपुर एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक हमारी सकारात्मक भूमिका रही है। आगे भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं थी, अभी और भी हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान थे।
हज़ारों लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने करने की और भी इच्छा थी कि पूर्वांचल में, गोरखपुर या इस क्षेत्र में आसपास कुछ किया जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का स्थायी समाधान बेरोजगारी दूर करके ही किया जा सकता है। और रोज़गार देने के लिए सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, तो समाज के हर वर्ग को उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। तो हम इसी भावना से काम करते हैं, लेकिन इस तरह से जो चीज़ें समाज को मीडिया के लोग देंगे तो निश्चित रूप से इसका एक नकारात्मक असर पड़ेगा। और हम लोग भी इन सब के थोड़ा व्यथित भी हैं, और जो भविष्य की योजनाएं हैं बार बार उस पर पुनर्विचार करने का भी मन होता है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी विकास यात्रा में एक अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ये मैं किसी को नसीहत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज का प्रत्येक वर्ग जब अपने लगाव को अपने उस जगह से महसूस करेगा, तभी उस जगह का सर्वांगीण विकास संभव है। ये सोच लेना कि ये काम उद्यमी कर ले, वो काम व्यापारी कर ले, वो काम अखबार के लोग कर लें, ये काम नेता कर ले, ये काम सरकार कर ले, तो मुझे नहीं लगता है। जब तक कि एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो अगर सब लोग कलेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे तो आप किसी के वर्ग के साथ होने वाली जाति को भी रोक पाएंगे, और अगर आप जाति को रोकेंगे तो सकारात्मक माहौल बनेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा तो विकास यात्रा सुगम होगी और अच्छे परिणाम आएंगे। आपका जो कि एक बयान आपने कहा कि जिस दौर में आपने बिजनेस स्थापित किया, वो दौर अगर आप बिजनेस नहीं होते तो खासतौर पे कट्टा के क्षेत्र में और इस तरह के, तो उसको लेकर किस तरह की सोच आपको? देखिए, मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर जो भी गन पॉइंट पे या जो हमारी कुख्याति थी, उसका अकेला और अकेला रीज़न जो मैं समझ सका बेरोजगारी थी। जब आदमी को पेट भर के खाने को नहीं मिलेगा तो वो किसी की जान लेकर के भी अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में पूर्वांचल की परिस्थितियां बनी कि लोग बेरोजगारी से तंग होकर जो भी उनको रास्ता मिला उस रास्ते पर चले। तो मेरा शुरू से ये दृढ़ मत था कि अगर हम लोग रोज़गार के अवसर बढ़ाएंगे तो ये सिचुएशन चेंज होगी, और मुझे खुशी है कि वो सिचुएशन आज चेंज हुई। अब ये बात तय है कि अगर औद्योगिक विकास नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर कट्टे वाली परिस्थिति बनी रहती। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर कट्टा ही आता। अगर हमारा बेस यहाँ पे कट्टे के ऊपर ही केंद्रित होता तो कट्टे का ही उद्योग यहाँ पनपता और वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पार्ट बनता। तो मुझे खुशी है कि हम लोग उस चीज़ को रोक सके, और आज टेक्सटाइल की और टेराकोटा की या और चीज़ों की बातें हो रही हैं कि गोरखपुर का ये उत्पाद है। अच्छी बात है, और ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अगर मिलजुल के चाहेंगे तो हमारा गोरखपुर जो है वो विश्व के सुंदरतम शहरों में, विकसित शहरों में होगा, और हम पूरी कोशिश जितना है करेंगे। एक बार ज़रूर थोड़ा निराशा का भाव मन में आया है, ईश्वर करे यह स्थायी रूप न लेने पाए। निराशा का भाव आया है, तकलीफ है, दर्द है, उस दर्द को हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चूँकि आपने अपनी मातृभूमि के लिए काम किया है, वो तमाम जो नए उद्यमी हैं, उनको कोई मैसेज, कोई संदेश जो कि आपके इस पूरी घटनाक्रम के बाद से लोगों का काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दो सवाल, एक ही सवाल में दो सवाल मेरा है। पहला सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है उद्योगपतियों के लिए, और दूसरा, वो तमाम जो नए उद्योगपति हैं जो बिजनेस में आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के माहौल की बात है, इसमें तो कोई भी दो मत नहीं है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, बिजली की सप्लाई इम्प्रूव हुई है। योगी जी जी जान से, मन तन मन दोनों तरह से उसके लिए समर्पित हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं दी जाएं, सुरक्षा दी जाए, उनको अच्छी अच्छी औद्योगिक नीतियां दी जाएं जिससे कि प्रदेश का विकास हो। जहाँ तक उनके सोच का प्रश्न है, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई दो राय है ही नहीं है कि वो प्रदेश का विकास चाहते हैं। और हम प्रदेश के लोगों से कहेंगे कि थोड़े कम लाभ में भी अगर उत्तर प्रदेश में अवसर हैं तो हमें इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उसकी सेवा करना भी हमारा एक फ़र्ज है। पैसे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के पूर्ति तक तो किसी प्रकार के समझौते की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से आपको संसाधन मिलें, आपका घर परिवार चले, वहाँ तक तो भावनात्मक लगाव को किनारे रखना चाहिए। लेकिन उस स्थिति को पार करने के बाद इस भावनात्मक लगाव को अपना ध्येय बनाना चाहिए
कि हमारी जन्मभूमि, हमारे जन्मभूमि का क्षेत्र विकसित हो, हमारी गिनती अच्छी जगहों में, अच्छे लोगों में हो। तो नए उद्यमियों को बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से सरकार के सभी टैक्स को देते हुए और उसके अंदर अपना काम करना चाहिए। और कहीं उनको लगता है कि टैक्स चोरी के कारण लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, हम भी टैक्स देंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, तो इन चीज़ों को विभाग के संज्ञान में, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम हमारे बड़े और जो सवाल थे उनका आपने बखूबी जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी संकट के बादल हैं वो जल्दी छटेंगे। और एक बार फिर से आप जो आपकी सोच है कि खासतौर पे गोरखपुर विकसित हो, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और जो आपका कारवां है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। एक बस अंत में हम ऐड करेंगे, आपने एक शब्द यूज किया संकट के बादल हैं, कोई संकट के बादल नहीं है। हमें मालूम है ये सब एक प्रक्रियात्मक चीज़ है और ये रोज़ होती रहती है। कभी कोई डिपार्टमेंट कुछ पूछ रहा है, कभी कहीं कोई चो रहा है, ये सब रूटीन प्रक्रिया है। इसको हम लोग इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप पे कोई संकट आ गया है, लेकिन समाज के सब वर्गों की जो भूमिकाएं इसमें रही हैं उस पर एक ध्यान तो जाता ही है, तो वो उसका थोड़ा सा एक निराशा की बात है। बाकी कोई संकट वंकट नहीं है। और हमने अपने कल ग्रुप के सारे कर्मचारियों के साथ लंच आयोजित किया था, उनको भी मैंने पूछा है कि भाई तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो। पूरी टीम हमारी मुस्तैद है और आयकर विभाग के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे और हमें पूरी आशा है कि हम इसमें जो है वो सफल होंगे और ये जो भी उनका कार्यक्रम है ये पॉजिटिवली हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हैं गैलेंट समूह के चेयरमैन चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए एक संकल्प लिया है और ये लगातार उनका जो कारवां है वो जारी रहेगा। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अमितेश श्रीवास्तव, HNN 24/7 गोरखपुर।